जीएस फॉर एलटी एग्जाम की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आइए उनको देखते हैं। भारत की 3 प्रमुख बंदरगाह जो ग्रीन हाइड्रोजन हब के अंतर्गत हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब पहला है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कि गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, उसी का नाम जो है दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ है? गुजरात में है। बीओ चिदम्बरनार अथॉरिटी, चिदम्बरनार अथॉरिटी तमिलनाडु में है। ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब पारादीप, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पारादीप जो उड़ीसा में है, तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा में है। तो दीनदयाल कहाँ पे? गुजरात में। बीओ चिदम्बरनार अथॉरिटी तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा में। अब उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना, जो देश के 2007 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा कि मतलब कोई भी ऐसी गैस न निकले जो हमारे वायुमंडल को हानि पहुंचा सके। अब भविष्य के ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना, अर्थात हम इतना हाइड्रोजन जो है उत्पादन करें और यहाँ से हम हाइड्रोजन को दूसरे देशों को भेजें। अब 3 प्रमुख बंदरगाह जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब है। पहला दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, बीओ चिदम्बरनार अथॉरिटी तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा, और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आप कहेंगे दिल्ली में। दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 7 है, जबकि दूसरे स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश में 6 है। 6 बाद में हम आपको बताएंगे कि 6 कौन से विश्वविद्यालय हैं। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हंटर कमीशन, बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हंटर कमीशन कब आया था? तो हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। रिपन के समय में अस्थायी जनगणना भी हुई थी। 1881 में भारत की प्रथम अस्थाई जनगणना भी रिपन के समय में हुई थी। यह बात आप लोग जानते हैं। और इस कमीशन की संस्तुति पे प्राथमिक शिक्षा को पृथक किया गया। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए हंटर कमीशन आया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है सब शिक्षा से अलग हो और बेहतर हो। हंटर कमीशन की जब भी बात होगी तो 1882 मत भूलिएगा। और लॉर्ड रिपन के समय में हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थायी जनगणना कब शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अब पहली बार जनगणना किसके समय में शुरू हुई थी? तो मेयो के समय में हुई थी। अब आते हैं सैडलर कमीशन। 1917 ईस्वी में 1882 के बाद 1917 में सैडलर कमीशन आया। इस कमीशन की संस्तुति पे विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग किया गया। और खुद जानिए कि दोनों की शिक्षाएं अलग अलग हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से अलग है, इसके लिए संस्तुति की थी सैडलर कमीशन ने। अब सबसे महत्वपूर्ण है एलटी में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1921 ईस्वी में 1 अप्रैल 1922 से लागू हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। एन से नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। तो एक बार फिर हम इसको दोहरा लेते हैं। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। 1961 नई दिल्ली में स्थापना। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि नहीं वास्तव में किस प्रकार से शिक्षा चले और किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है। उनमें पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी के अनुसार ही डिसाइड होता है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, जिसका दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है, 1921, ये नाम आपके जबान पे होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 1922 से लागू हुआ। सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर कमीशन 1917 ईस्वी में आया था। इस कमीशन की संस्तुति पे विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग किया गया।
हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इस कमीशन की संस्तुति पे प्राथमिक शिक्षा को पृथक किया गया, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए जो है हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार अस्थायी जनगणना हुई थी, और जबकि जनगणना जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1972 ईस्वी में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, जबकि दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और यहाँ भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब एकदम आपको याद रहना चाहिए। पहला दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में है, बीओ चिदम्बरनार अथॉरिटी तमिलनाडु में है, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा में है। अब भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है, और 2070 तक हमारे देश में नेट जीरो उत्सर्जन हो, अर्थात हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके, जहां पे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण न हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेगाना खान बहुत इंपॉर्टेंट है। डेगाना खान कहाँ है? राजस्थान के नागौर जिले में। डेगाना खान कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, घबराना नहीं है। डेगाना खान टंगस्टन के लिए, और आप जानते हैं जो सबसे पहले बल्ब हमारा बनता था उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था, तो टंगस्टन के लिए डेगाना खान है जो राजस्थान के नागौर जिले में है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है कि जब हम किसी चीज़ को इंजीनियरिंग के हिसाब से जो है अपनी सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में जो है ज्ञान का जब उद्योग के साथ संबंध होता है तो प्रौद्योगिकी होता है। और 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल आसान है। मध्य प्रदेश में कान्हा भगवान श्री कृष्ण जो है, आप कहेंगे कि नहीं, कभी कभी जो है क्या पुरुष का वेश धारण कर लेते थे, कभी कभी स्त्री का वेश धारण कर लेते थे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो है उनकी स्थिति जो है मध्य वाले प्रदेश की थी। याद करने के लिए भाई कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में याद हो जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 8 मार्च 1976 को आया था, 1976 को। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 घ में है। एक बार फिर हम लोग आते हैं। डेगाना खान कहाँ है? आपको याद हो चुका होगा, राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। कान्हा पार्क कहाँ है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1976 को, 8 मार्च 1976 को। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? आप कहेंगे सर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इसके लिए हम न्यायालय में जो है नहीं जा सकते हैं। और वहीं पे जो है 39 ख में ये राज्यों की अनुशंसा पे आधारित है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले, लेकिन हम इसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अनुच्छेद 39 घ के तहत। अब एक छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? सवाल को एक बार फिर से समझिए। ए और बी किसी काम को 18 दिनों ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है। 8 दिनों तक उन लोगों ने साथ काम किया, उसके बावजूद जो है ये छोड़ दिया, तो बाकी काम भी करेगा। तो वही सवाल जो है, ये तो ए का 1 दिन का काम 18 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन का काम 1/18 हो जाएगा। बी पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम 1/24 हो जाएगा। दोनों का 1 दिन का काम 1/18 धन 1/24 हो जाएगा। 18 और 24 का लघुत्तम जो है 72 होगा, क्योंकि 72 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 18-24 दोनों से कटेगी। 18 चौक के 72, 4 बार गया, 4 एकम में 4, 24 तियाँ 72,
3 बार गया, 3 एकम में 3, 4 3 7/72। अब भैया ये तो चला गया ना 8 दिन के बाद, तो ए प्लस बी दोनों 8 दिन तक काम किए, तो एक दिन का काम 7/72 था और गुणे 8 होगा, 8 9 72, 7/9 काम समाप्त हो गया, तो शेष काम पूरा काम 1 मानते हैं। 1 माइनस 7/9, 9 एकम में 9, 9 में 7 जा 2/9। आप ही बताइए, बी द्वारा पूरा काम 24 दिन में किया जाता है, तो 2/9 काम जो है बचा है भैया, तो 24 गुणे 2/9। अब 3 से काट दीजिए, 3 बटे 24, तितरी के 9, 9 बटा अरे सॉरी 3 बटे 24, तितरी के 9, 8 दुना के 16/3, 3 5 15, 5 से ही 1/3। अगर थोड़ी बहुत भी मैथ आती होगी तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल, दो बराबर धनराशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 जोड़ते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि बताइए। देखिए, दो बराबर धनराशि बराबर है और पहली धनराशि 7% के हिसाब से दी जा रही है, दूसरी धनराशि 5% के हिसाब से दी जा रही है। फार्मूला किसका लगेगा? साधारण ब्याज का लगेगा। और 4 वर्षों में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 960 जुड़ते हैं तो 960 क्या हो गया? ब्याज हो गया ना। उधार दी गई धनराशि, देखिए कितना आसान है। माना धनराशि यक्स है, पहली धनराशि भी यक्स है और दूसरी धनराशि भी यक्स है। पहली धनराशि जो है 7% पे दी जा रही है, दूसरी धनराशि 5% पे दी जा रही है। और 4 वर्ष तक पहली भी दी जा रही है, 4 वर्ष दूसरी भी दी जा रही है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला जिन लोगों को मालूम होगा उनके लिए तो बहुत आसान है। मूलधन कितना है? यक्स, धनराशि यक्स है, वर्ष कितना है? 7, और नहीं सॉरी दर कितना है? 7, और वर्ष कितना है? 4। पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। तो मूलधन कितना है? यक्स, जो है दर कितना है? 7%, समय कितना है? 4/100। इधर देखिए, यहाँ पे मूलधन भी वही धनराशि, बराबर धनराशि, कितने जो है परसेंट पे? 5% पे। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों पे। 4 वर्षों के लिए बटा 100 बराबर 960। तो भैया बिल्कुल आसान है। 7 चौके 28, 28 x बटा 100 और 5 चौके 20 x बटा 100 बराबर 960 है। 960 ब्याज है, तो पहला वाला ब्याज है, दूसरा वाला ब्याज मिला के 960 मिल रहा है। जब हर बराबर हो तो अंश जुड़ जाते हैं। 28 20 48 x बराबर 960 हुआ। x बराबर 960, यहाँ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, अब बटा 48। 48 से आराम ऊपर वाला नीचे चला आएगा भैया। 48 गुना के 96, 20 हो गया। 20 में 100 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा भैया। तीनों शून्य, 2 एकम में 2। तो इतनी मैथ आनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 2, 0, -1 तथा 2, -1 हो। तो भैया सबसे पहले त्रिभुज बना देंगे। ये तो बनते हैं क्वार्टाइल में, लेकिन क्वार्टाइल की बात छोड़ दीजिए। तो पहला जो है निर्देशांक क्या है? 1, 2 है। दूसरा जो है बिंदु बी का निर्देशांक 0, -1 है। अब बिंदु सी का निर्देशांक 2, -1 है। तो x1 y1 पहला कितना हो गया भैया? पहला निर्देशांक जो होगा 1, 2, जिसमें x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की वैल्यू 2 होगी। दूसरा जो है x2 y2, x2 की वैल्यू 0 होगी, y2 की वैल्यू -1 होगी। तीसरा निर्देशांक x3 y3, x3 y3 2, -1, जिसमें x3 की वैल्यू 2 होगी, y3 की वैल्यू -1 होगी। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, यहाँ बीच में केंद्रक होगा, केंद्रक का निर्देशांक जो है क्या होगा? x, y। तो x बराबर क्या होगा? x1 + x2 + x3/3। तो x1 का मान देख लीजिए। x1 का मान भैया 1 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 2 है। तो 1 + 0 + 2/3, 2 1 3, 3/3 बराबर 1 हुआ। तो ये तो भुज आ गया। अब कोटि देख लीजिए। y बराबर y1 + y2 + y3/3। y1 का मान कितना है? 2, और 2 ± 1, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 - 1 हो जाएगा। और फिर
प्लस y3 का मान कितना है -1, प्लस -1 -1 हो जाएगा। भाई देखिए माइनस माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, -1 -1 -2 हो गया, 2 में से 2 जाए 0, 0/3 मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक जो है सबसे पहले भुज को लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं, फिर कोटि को लिखते हैं वो 0। तो 1, 0 ये आपका हो गया। अगर थोड़ी बहुत भी मैथ आती होगी तो आपको अच्छा लगेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाम दफा कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है आपको मालूम है कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। नक्शा आप जाके देख लीजिएगा और उसके बाद भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसे बन जाना चाहिए। अब तैयारी कर रहे हैं, एलटी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अब भारत का नक्शा आपके कंसेप्टे में नहीं है तो वैसे ही सिलेक्शन आपका आधा कम है। पेरियार पेरियार जो है, पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में है। केरल तो आप जानते हैं कि कहाँ है, एकदम नीचे के साइड में है। आपके दिमाग में कंसेप्ट बनना चाहिए। बादीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। केरल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक मिलेगा। बादीपुर कर्नाटक में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। मणिपुर का मतलब केबुल लामजाओ मणिपुर बड़ा आसान है और वो पूर्वोत्तर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है भैया? इम्फाल है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। राजीव गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो र से राजीव गांधी, र से रणथंभौर, ये आपका कहाँ है? राजस्थान में है। और राजा जी ये आपका उत्तराखंड में है। राजा जी शिवालिक की श्रेणी में नीचे जो है देहरादून और जो है पौड़ी गढ़वाल, इन चीज़ों में राजा जी जो है फैला हुआ है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। नाम दफा कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, बहुत से बच्चों को मालूम होगा। बादीपुर कर्नाटक में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। राजीव गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और राजा जी अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। अब आते हैं काजीरंगा असम। काजीरंगा असम एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। जब आपसे पूछा जाता है ना तो आप गलत कर देते हैं। काजीरंगा असम जो है हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा सिर्फ गेंडवे नहीं पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं। पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र जो है कहाँ पे है? IIPS मुंबई में है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई की जनसंख्या वैसे भी बहुत अधिक है। अब पर्यावरण की दृष्टि से जो है पर्यावरण सूचना प्रणाली इन ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र का मुख्यालय जो है IIPS मुंबई में है। जीव विविधता अधिनियम कब लाया गया? जीव विविधता पे ध्यान कि भाई बिल्कुल जीव विविधता होनी चाहिए। जब तक जीव विविधता नहीं रहेगी तब तक कार्य नहीं हो पाएगा भाई, और प्रकृति में संतुलन बना नहीं रहेगा। जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे पर्यावरण में होने चाहिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया और बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को याद करने के लिए भाई, महीने की छुट्टी जब हम लोग बचपन में होती थी तो 20 मई के बाद ही होती थी, और उसके बाद जो डबल विक्ट्री है 22 मई, और 22 मई के बाद जो है ये होता था कि हमको वो स्थान बड़े प्यारे लगते थे जहाँ पे जीव जंतु पौधे वनस्पतियाँ सारी चीज़ें रहती हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में। पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1986 ईस्वी में आया था। पश्चिमी घाट के हॉट स्पॉट स्थल, पश्चिमी घाट में तो वैसे भी बहुत से हॉट स्पॉट स्थल हैं, ये भारत है। अब भारत में अगर इधर देखेंगे तो भैया यह आपका केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ। अरे नक्शा उतना बढ़िया से नहीं बना पाते हैं लेकिन कंसेप्ट है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं और इसी को सह्याद्री श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ और केरल की साइलेंट वैली जो है बहुत फेमस है भैया। आदि आदि मतलब और सारी चीज़ें भी हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम
कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली। अब सुंदरबन हाट इस्पात स्थल, आपको सुंदरबन यहाँ पश्चिम बंगाल में जाना पड़ेगा, ऊपर आ जाना पड़ेगा। यहाँ बांग्लादेश है ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल काफी ऊपर तक इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सुंदरबन हॉट स्पॉट स्थल जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल विंध्यन क्षेत्र। और जो लोग विंध्याचल गए होंगे उनको मालूम होगा कि यहाँ पे उतनी जैव विविधता नहीं है, या हॉट स्पॉट स्थल नहीं है, या आपके दिमाग में होना चाहिए। अब भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कौन है, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं 1986 ईस्वी में। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि पहला जीवमंडल आरक्षित माने किसी भी जीव जंतु और वनस्पतियों को उनके स्थान पे ही संरक्षित कर देना इन सिटू होता है, स्वस्थानीय संरक्षण होता है। और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियां 1986 में भारत का प्रथम, बिल्कुल विंध्यन क्षेत्र हॉट स्पॉट स्थल नहीं है। सुंदरबन हॉट स्पॉट स्थल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी घाट के हॉट स्पॉट स्थल अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डमेमम इलायची की पहाड़ियां, साइलेंट वैली। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई डबल विक्ट्री। और हमें अच्छा लगता है महीनों की छुट्टी के 2 दिन बाद हम जैव विविधता के दर्शन करना चाहते हैं, अगर हम प्रकृति के प्रेमी हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में है। काजीरंगा एक सिंगी वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और उसके साथ साथ हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। राजा जी उत्तराखंड, राजीव गांधी रसे, राजीव गांधी रसे रणथंभौर ये राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, केबुललाम जाओ तैरता हुआ उद्यान मणिपुर, बादीपुर कर्नाटक। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, इडुक्की, इडुक्की नदी पे है भैया पेरियार अभ्यारण्य। नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन, बेसिक शिक्षा परिषद में सारे लोग वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, उसका गठन कब हुआ था, 25 जुलाई 1972 को हुआ था। आप कहेंगे बड़ा 1972 में तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ था। हम कहें उतनी ही भयानक संकट जो है इस समय बेसिक शिक्षा पे भी है भाई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को। स्वर शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें 2001-2 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत जो कि अच्छी तरह से इस समय साबित हो रही है, कहीं कहीं पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। 2004 ईस्वी से एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 शुरू में इसमें राशन दिए जाते थे, लेकिन पका पकाया भोजन जो है 1 जून 2005 ईस्वी से दिया जाने लगा। शिक्षा मित्र योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप ही बताइए। आज भी शिक्षा की कमान को बेचारे संभाले हुए हैं। 26 मई 1999 शिक्षा मित्र योजना मत आप भूलिएगा, 26 मई 1999। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भाई शिक्षा सबके लिए हो, RT 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। साक्षर भारत मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 35 साल तक कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे, 5 मई 1998। इस समय जो साक्षरता 100% होनी चाहिए, लेकिन कहीं से ना कहीं से थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है। 5 मई 1998 एकदम याद होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1987 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तो ये नीति 2020 आ गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला तकनीक विश्वविद्यालय UPTU बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 मई 2000 को UPTU की स्थापना जो है की गई थी। अब वर्तमान में 2015 से AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया है। तो आते हैं फिर एक बार दोहरा लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला तकनीक विश्वविद्यालय कौन है, EPTU। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 मई 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में 2015 से इसको जो है APJ अब्दुल कलाम
प्राविधिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्राविधिक विश्वविद्यालय जो है कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसी के तहत उसके तुरंत एक बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अर्थात प्रत्येक कमरे में कम से कम एक ब्लैक बोर्ड तो होना ही चाहिए। साक्षर भारत मिशन, भाई 35 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे। 5 मई 1998 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब? आरटीई 2009, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा मित्र योजना 26 मई 1999 से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा स्कूलों में 1 जून 2005 से, जबकि मिड डे मील की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 से हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 ईस्वी से। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें 2001 और 2 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 25 जुलाई 1972 से बेसिक शिक्षा परिषद का गठन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पोषण अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2025 इस समय पूछा जा सकता है। ये 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का दिन है, याद कर लीजिएगा। विश्वकर्मा भगवान भी पूरी सृष्टि को बनाए थे, तो अगर जो है वो स्वस्थ नहीं रहते तो नहीं बना पाते। इस नाते घर की नारी जब स्वस्थ रहेगी तभी परिवार सशक्त रहेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। कुपोषण से निपटना पहली चीज है। स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना, ये पोषण माह चलेगा भैया 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलाया भी गया था। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2025 को हुई थी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कुपोषण से निपटना, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना, पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्तर पे चली थी, इस नाते केंद्र सरकार की योजना है। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बढ़ा। गाजा, आप ही बताइए कि उस स्थिति में जो है यह आपके फिलिस्तीन का एक प्रमुख शहर है। इजराइल ने भी यहाँ पे कुछ लोचा कर दिया था। इस नाते गाजा शांति शिखर सम्मेलन जो है अक्टूबर 2025 में, इसमें अगुवाई किसने की थी भाई? इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आप जानते हैं कि इजराइल एक अच्छा देश है भारत का, और फिलिस्तीन थोड़ा सा उग्रवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए उतना अच्छा देश नहीं हमारी नज़र में। लेकिन उस स्थिति में इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, कुछ उसको जो है प्रॉब्लम हुई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने जो है इसके बीच में मध्यस्थता की, और स्थान जो है शर्म अल शेख, यह स्थान पूछा जा सकता है। शर्म अल शेख पे जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था, और शर्म अल शेख स्थान जो है मिस्र में है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। हमारे देश की बच्चियों ने जो है कमाल का परफॉर्मेंस किया। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, ये सारी बच्चियों ने जो है, दीप्ति शर्मा, इन सारे लोगों ने बेहतर जो है काम किया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये कब से शुरू हुआ? 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक, लगभग जो है पूरा अक्टूबर चला, 1 महीना 3-4 दिन तक चला। आयोजन स्थल जो है भारत और श्रीलंका दोनों में था। 8 टीमें खेली थी। 8 टीमों में जो है एशिया की टीम को सबसे पहले देख लेते हैं। एशिया की टीम कौन थी? तो भारत और श्रीलंका में हुआ था, तो भारत और श्रीलंका तो रहेगा ही भाई। और बांग्लादेश भी हुआ था जो भारत के जस्ट बगल में है, और पाकिस्तान। तो 4 तो जो है क्या हो गया, एशिया का ही हो गया। कौन कौन? भारत, श्रीलंका, भारत के बगल वाला पाकिस्तान, और भारत के बगल वाला बांग्लादेश। तो भारत के दोनों जो पड़ोसी भाई, दोनों मुसलमान पड़ोसी भाई, दोनों मुसलमान देश जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है खेले थे, और श्रीलंका 4 हो गया। ऑस्ट्रेलिया खेलबे करेगी, न्यूजीलैंड खेलबे करेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका। तो आपको याद हो चुका होगा भाई, इंग्लैंड क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, तो भैया वो रहबे करेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों अच्छी टीमें हैं, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भी जो है बेहतर, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा सा उसके साथ रहता है कि फाइनल नहीं जीत पाती है, और इसमें विजेता भारत रहा, विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा।
आपसे पूछा जा सकता है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। 2025 में हो गया, 2022 का न्यूजीलैंड में हुआ था। वहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया रही और उप विजेता इंग्लैंड रही। फार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्क रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया। आर से रिवोल्यूशनरी, ए से आर्म्ड, एफ से फोर्सेज ऑफ कोलंबिया। यह भी जो है मार्क्सवादी विचारधारा, जिसमें दो मार्क्स जो है दो चीज़ों को मानता है। एक वर्ग होता है शोषक, एक शोषित होता है। और शोषित वर्ग भी जब ऊपर जाता है तो वो भी दूसरे का शोषण करने लगता है। लेनिनवादी गुरिल्ला समूह मार्क्स इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन मार्क्स का जिसने खंडन किया उसने कहा कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, कि कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी ही नहीं। जिसकी स्थिति अच्छी होती वो अपनी पहली वाली स्थिति को भूल जाता है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ता है। मार्क्सवाद का खंडन भी हुआ था। मार्क्सवादी विचारधारा से गुरिल्ला समूह, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में कोलंबिया में हुई थी, ये फार्क है, जो मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है। तो फार्क कहाँ गए? कोलंबिया में। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में। विजेता कौन था? उस समय ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता इंग्लैंड था। अब की बार की टीमें कौन थी? आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड था, इंग्लैंड था और जो है दक्षिण अफ्रीका। ये बाहरी और जो है प्रायद्वीप की, अरे बाहरी जो है महाद्वीप की टीमें, और जबकि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका अपने यहाँ की टीमें। इस प्रकार से ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। अब मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पे गाजा पे हुआ था, और वहाँ स्थान जो है मिस्र के शर्म एल शेख में था। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत बिल्कुल पूछा जा सकता है 17 सितंबर 2025 से। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पोषण माह बनाया गया था।